क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को एक अंधे कुएं में धकेल रहा है? हलाल एक ऐसा शब्द जो आजकल आपके कान के पर्दों पर दस्तक दे रहा होगा समाचारों के माध्यम से, क्योंकि कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ता गली गली इसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं, जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रही है। पार्टी के सपोर्ट से आगे बढ़कर यह मुद्दा तब और बड़ा बन गया जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने बेंगलोर नगर पालिका को आदेश दे दिया कि पशु को मारने से पहले स्टनिंग आवश्यक होगी। भारत के मीडिया चैनल से आगे निकलकर यह डिबेट भारत में चल रहे उन शोज तक पहुंची जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं और जहां कहे गए शब्द थे हलाल प्रमोट्स टेररिज्म। लेकिन निशान, आपने भी हलाल मीट को इंडोर्स किया। जैसे हमारे यहाँ पे गुरु आए थे जो लोगों को गौमूत्र पीने के लिए इंडोर्स करते थे। हमने उनको भी रिप्रिमेंड किया। हमने कहा आप जबरदस्ती क्यों करते हैं? तो ये आपका मानना हो सकता है कि हलाल मीट जो है वो खाना चाहिए और तंदुरुस्त है, लेकिन जो लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है और उनको बिना बताए हलाल मीट सर्व किया जाता है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ऑप्शन ही नहीं होती और किसी मीट की। तो आपका भी ये कहना गलत है कि हाँ, जो मैं समझता हूँ वो ठीक है और ये खाना चाहिए। हलाल पर भारत में मचा ये संग्राम कोई नया नहीं है। बेल्जियम में हलाल को बैन किया जा चुका है। जब यह मुद्दा यूरोपियन कोर्ट तक पहुंचा तो वहां भी हलाल के लिए मना कर दिया गया। बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि दुनिया को मुस्लिम समाज हलाल के रास्ते से कब्जे में लेगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को इसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है नहीं और यह केवल मीट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। It's beyond food. It actually extends to steel, cement, pharma, cosmetics, beverages, so many other ambits that one wonders what is this going on. एक दूसरा आर्गुमेंट है कि हलाल पर चल रही डिबेट इस्लामोफोबिक है। This demand for a ban on halal meat in Karnataka and a clarion call for Hindus to boycott halal meat products has kicked off a communal storm. Known for his controversial comments, BJP CT Ravi immediately waded into the fight, calling halal economic jihad. तो आखिर क्या है हलाल का सच? एक फूड प्रैक्टिस, एक आर्थिक इंपीरियलिज्म या फिर संपूर्ण संसार में इस्लामिक प्रैक्टिस को फैलाना? क्या हलाल आतंकवाद को संरक्षण देता है? क्या आप जाने अनजाने अपने ही बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं? और सरकार क्या कर रही है, देखेंगे आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हलाल, जिसका शायद मतलब भी नहीं पता लोगों को, हंगामा उस पर हो रहा है। विश्व में लगभग 150 करोड़ से अधिक यानी 20% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, जो हलाल फूड ही खाती है और जिसकी पहचान करने के लिए फूड को हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रैक्टिस ढंग से हो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो गाइडलाइंस निकालती हैं और वो सबके लिए होती हैं, और जब वो गाइडलाइंस पूरी होती हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं। जब आप गाइडलाइंस पढ़ते हैं तो पहले पॉइंट में ही साफ साफ लिखा है कि एक मुस्लिम कर्मचारी को चेक करना है कि पशु जिंदा है या नहीं। इसके पश्चात एक मुस्लिम कर्मचारी को ही पशु को काटना है। उसके बाद एक मुस्लिम एम्प्लॉय ही जांच कर सकता है कि पशु का विंड पाइप जो है और जो गले की सारी नसें हैं वो कटी हैं या नहीं। इसके बाद एक मुस्लिम एम्प्लॉय को ही उस पूरी बॉडी पर, उस पूरी पैकेजिंग पर हलाल का टैग लगाना है और उसके बाद मुस्लिम स्टाफ को ही चेक करना है कि सही हलाल मीट पर ही टैग लगाया गया है या नहीं। यानी चेक से लेकर, काटने से लेकर, टैग लगाने से लेकर एंड प्रोसेसिंग तक केवल एक मुस्लिम एम्प्लॉय। और यह केवल भारत का हाल नहीं है। द डिपार्टमेंट ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, इनकी गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पशु एक
सेन मुस्लिम व्यक्ति द्वारा ही काटा जाएगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम काटता है तो यह नॉन हलाल होगा। पशु को काटते हुए बिस्मिल्लाह कहना आवश्यक है। अगर किसी और का नाम लिया गया तो हलाल नहीं माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि इस पूरे प्रोसेस में रिलीजन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ही दिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि डेमोक्रेसी में संविधान के विरुद्ध है और नॉन-वेज फूड के एम्प्लॉयमेंट चेन से नॉन मुस्लिम्स को बाहर निकाल देता है। इन सब चीज़ों के क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो आगे देखेंगे, परंतु हलाल सर्टिफिकेट केवल मीट में है ऐसा आवश्यक नहीं है। ये इस्लामिक वेबसाइट डिटेल में डिस्क्राइब कर रही है कि इस्लामिक हलाल आटा क्या होता है और इसी वजह से आशीर्वाद आटे के पैक पर हलाल सर्टिफिकेट या हलाल का जो लोगो होता है वो आपको दिख रहा होगा। और आटा ही क्यों, आपके नमक में, कॉर्नफ्लेक्स में, शहद में, टूथपेस्ट में, आइसक्रीम में, नमकीन बिस्किट में या फिर स्नैक्स में, सब में हलाल सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। यह सर्टिफिकेशन इसलिए अनिवार्य हो रहा है क्योंकि हलाल इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि ये सर्टिफाई किया जाए कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी मिलावट नहीं हो रही है जो कि हराम है। तो नमक, आटा, चावल सब हलाल सर्टिफाई हो रहे हैं और इन्हें सर्टिफाई करने वाली कंपनियों में भी केवल मुस्लिम ही काम कर सकते हैं। कुछ दिन पहले बॉयकॉट हिमालय ट्रेंड कर रहा था क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स अब हलाल सर्टिफाइड है। परंतु क्या अडानी को बॉयकॉट करोगे जिसके प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड हैं? क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बॉयकॉट करोगे जिसके प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड हैं? इसी प्रकार टाटा कंज्यूमर, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमूल, क्वालिटी, डाबर, मदर डेयरी, यहाँ तक कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में भी हलाल सर्टिफिकेट है और इसका कारण कुछ इस प्रकार की दादागिरी है। तमिलनाडु के मुस्लिम संगठन ने बाबा रामदेव के पतंजलि उत्पादों के खिलाफ फतवा जारी किया है। तमिलनाडु तौहीद जमात का आरोप है कि रामदेव के उत्पाद में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है जो उनके लिए हराम है। अगर कोई कंपनी हलाल सर्टिफिकेट ना ले रही हो तो उसके सामूहिक बहिष्कार की बातें ये कहते हुए कर दी जाती है कि इसके अंदर गौमूत्र है और ये सब खाने पीने की वेज या नॉन वेज चीज़ों पर ही नहीं, हैंडीक्राफ्ट, इंश्योरेंस, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, कॉस्मेटिक्स, फार्मा, कॉफ़ी शॉप्स, ट्रैवल एजेंसीज सब हलाल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर्स का खाना और मंदिर का प्रसाद यहाँ तक हलाल पहुँच चुका है। पर इस सब के भारत पर, दुनिया पर और मानवता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो आगे देखते हैं। भारत में हलाल पर शुरू हुआ विवाद कोई नया नहीं है। 2021 में साउथ दिल्ली के रेस्टोरेंट्स को आदेश दिया गया था कि अपने मेन्यू में यह मेंशन करें कि परोसा गया मीट हलाल है या झटका। 2021 में ही केरल के एक क्रिश्चियन ग्रुप ने बिना थूका खाना ढूंढने के प्रयास में हलाल फ्री रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई थी और इसी प्रयास में एक महिला को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने नो हलाल रेस्टोरेंट खोलने की हिम्मत की थी। भारत ही क्यों, फ्रांस में भी सरकार द्वारा कथित रूप से हलाल चिकन को बैन करने की बात चली थी, जिस पर फ्रांस के मुस्लिम संगठनों ने भारी हंगामा किया था। This local election campaign is turning Islamophobic. After the national identity debate, the burqa law, and now the halal debate, there's no way for us to integrate. It's a shame, but they just don't want us here in France. इसके अलावा ग्रीस और बेल्जियम में भी हलाल मीट को बैन कर दिया गया था। Our next story is from Greece. The country's Supreme Court has banned two controversial concepts, two rituals that are central to Islamic and Jewish religious practices, halal and kosher. But a new law passed in northern Belgium says animals must be stunned before they're ritually slaughtered. ऐसे आदेशों के बाद इन देशों के मुस्लिम ग्रुप यूरोपियन कोर्ट गए और कोर्ट ने भी बेल्जियम की सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार एनिमल की हत्या से पहले स्टनिंग आवश्यक है और यही आदेश कर्नाटक में बीबीएमसी को भी दिया गया। Decree that sets a certain number of conditions on ritual slaughter. Christian, do you want to add anything? Yes, well, I could probably add that a few more legal details from the court, as you're asking about this, from the court's ruling. It can be inferred that member states can adopt strict national rules on slaughter aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing, under the condition that they adequately consider the requirements of the freedom of religion.
as is of course guaranteed by the Charter of Fundamental Rights, and show on the basis of scientific evidence and societal concerns that such stricter rules are necessary. परंतु हलाल सर्टिफिकेशन कोई गवर्नमेंट मैंडेट नहीं है, तो फिर क्यों इसे लेना आवश्यक होता जा रहा है, और वो भी हर फील्ड में? इसके लिए थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। 1960 के दशक में यूएस में या वेस्ट के अन्य देशों में जैसे फ्रांस या ब्रिटेन, यहाँ मुस्लिम इमिग्रेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। जब शहर दर शहर जनसंख्या बढ़ी तो हलाल मीट की डिमांड भी शुरू हो गई, और 1990 आते आते जो काम पहले ट्रेडिशनली कुछ फैमिलीज किया करती थी वेस्ट के अंदर, उसमें मुस्लिम कसाई आने लगे। मुस्लिम समाज में चेतना आई कि उसकी प्लेट में क्या जा रहा है, प्रोडक्ट रेंज डाइवर्सिफाई होने लगी और एग्री फूड बिजनेस बढ़ने लगा। दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम लोगों को हलाल के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, या जानवर कैसे मारा गया है उससे फर्क ही नहीं पड़ता था, और बस यहीं से ही सारा गेम चेंज हो जाता है। 1974 में हलाल सर्टिफिकेशन प्रारंभिक स्तर पर शुरू हुआ था। 1993 तक यानी 19 वर्षों में केवल 11 कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया। 1994 से फैक्ट्रीज में प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने लगा, तो मुस्लिम पॉपुलेशन से भी बिजनेस करने के लिए पैकेट्स पर हलाल स्टैंप का यूज़ भी बढ़ने लगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि हलाल है या झटका, और न ही उनके नुकसान की जानकारी थी उन्हें। 1995 में हलाल सप्लीमेंट्स आने लगे, और 1997 में हलाल की दवाइयाँ, और बढ़ते बढ़ते 2013 में हलाल $1 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी बन गया। – 2020 तक हलाल इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की हो गई, और 2027 तक 4 ट्रिलियन होने का अनुमान है। 7 साल में धंधा डबल। कारण केवल एक है, और इसमें बहुत से सेक्टर्स जोड़े नहीं गए हैं जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है, केवल फूड बेस्ड है। आज हलाल एक वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें इस्लामिक देशों की सरकारें तक सम्मिलित हैं। 2021 में हुआ OIC हलाल एक्सपो, जो कि टर्की में हुआ था, और जिसमें 36 देश आए। परंतु छोटे लेवल पर यह सिस्टम किस प्रकार से काम करता है वो देखते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन कोई सरकारी कंपनी नहीं देती, ना ही यह आवश्यक है, परंतु इस्लामिक देशों में बिजनेस करने, नॉन मुस्लिम्स को फ़र्क ना पड़ने इस पूरे हलाल के प्रोसेस से, और इसी कारण कंपनी का हलाल और झटका फैक्ट्री अलग अलग ना करना, ताकि खर्चे से बचा जा सके 2 फैक्ट्री लगाने के। तो इस पूरे प्रोसेस में सर्टिफिकेशन ले लिया जाता है हलाल का, और कोई अगर नहीं लेता तो फतवे आते हैं। भारत में ये सर्टिफिकेट कई ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, जिसमें से एक है जमात उलेमाए हिंद, जो कहती है कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक कंपनी को सर्टिफिकेट देने की कॉस्ट देखिए, अगर कंपनी के पास 50 प्रोडक्ट हैं तो 1.5 लाख रुपए प्लस GST उसे हर साल देना होता है सर्टिफिकेशन के लिए। जमात अपनी कमाई दिखाता नहीं है अपनी वेबसाइट पर या कहीं पर भी, तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकते हैं उसकी कमाई का। वो करोड़ों में ही है हर साल, सिर्फ चंद शब्दों का एक सर्टिफिकेट देने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ एनहांसमेंट इनकी तरफ से नहीं किया जाता है। इसके अलावा जमात FCRA से भी फंड लेती है। पिछले 4 सालों में करीब 7 करोड़ इन्हें मिले हैं FCRA से। और ये पैसा कहाँ खर्च होता है? तो जमात की कोर आइडियोलॉजी देखिए। जमात को बनाया गया था 1919 में खिलाफत आंदोलन करने वालों ने, जी हाँ, जो पूरा आंदोलन भारत के खिलाफ था। अब जमात का 2028 तक का टारगेट है 1.25 करोड़ मोमिन तैयार करना, जो इस्लाम का संदेश फैलाएंगे। शहर और राज्य चुन लिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक मोमिन के लिए 9,558 रुपये का खर्चा है हर साल, तो 1.25 करोड़ मोमिन्स के लिए 10,000 करोड़ पार चला जाता है। यह पैसा बड़ी मात्रा में हलाल सर्टिफिकेट का है, जिसे कंपनी देती है, और कंपनी को आप देते हैं। जमात इसी पैसे से आतंकवादियों के केस लड़ती है। जमात ने एक PDF बनाकर अपनी वेबसाइट पर पूरी लिस्ट भी डाली हुई है आतंकवादियों की जिनके केस उन्होंने लड़े हैं, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, ISIS और 26/11 के हमले में शामिल लोगों के केस भी आ जाते हैं। आपके सामने ये ऑर्गेनाइजेशंस दावा करती हैं कि हलाल केवल बाहर के देशों के लिए सर्टिफाई किया जा रहा है। तो
उनके जो उत्तर हैं उसके लिए ये सुनिए। अभी एक किसी का फोन आया था हमारे लोगों को कि आप कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम मत लें क्योंकि हम तो केवल एक्सपोर्ट वाली उस पे हलाल देते हैं, जो इंडिया में है उस पे नहीं देते। तो मेरा प्रश्न ये था कि आप जो भारत में प्रोडक्ट बिक रहा है उस पे लेबल नहीं लगा रहे हो, फैक्ट्री तो आपकी पूरी हलालाइज्ड है, तो ये आप हमें मूर्ख मत बनाइए कि हम भारत के लिए, क्या आपकी फैक्ट्रियां अलग हैं? आपकी फैक्ट्री एक है। तो इस तरह के हमें मूर्ख बनाने के षड्यंत्र करे जाते हैं बार बार। हलाल की मोनोपोली के दुष्परिणाम भारत के लिए क्या हो सकते हैं, वो आगे देखते हैं। हलाल मीट के हलाल रहने के लिए पशु का एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा काटा जाना आवश्यक है। यह कुछ ऐसा है जैसा किसी राज्य में कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम फल विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दे। यह एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है जो बहुत सी जातियों से उनके रोजगार को छीनता है, जो आपकी प्लेट से लेकर क्रिकेट के मैच तक फैला हुआ है। The menu for Team India in Australia says no pork, no meat, all meat must be halal. मैकडॉनल्ड से लेकर पिज्जा हट और इंडियन रेलवे से लेकर एयर इंडिया तक हर बड़ी कंपनी केवल हलाल प्रोडक्ट आपको देती है और इस प्रोसेस में सामान्य मानव का अपनी चॉइस का जो हक होता है वो छीन लिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में जन्म लेती है एक पैरेलल इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्ट एनहांसमेंट के नाम पर कुछ नहीं होता और अंत में इसी धन का प्रयोग आतंकवादियों को बचाने के लिए किया जाता है। और इस प्रक्रिया में सब सम्मिलित है, नेता, बुद्धिजीवी, मीडिया, सब। बीजेपी के प्रख्यात नेता जो गौरक्षक दिखाए जाते हैं, एक हलाल बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का नाम भी इसमें आता है। परंतु हलाल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद क्या मुस्लिम समुदाय को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जो वो खा रहा है वो हलाल ही है? ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। In a multi-billion-dollar industry such as the halal industry, there are so many hidden disturbing truths that have threatened the integrity of halal meat. With increasing demand to streamline the halal slaughter process, many compromises have unfortunately been introduced. This includes the increased difficulty to state the basmala, cross-contamination with non-halal meats, and the use of stunning before slaughter. With more and more damning reports of dubious halal certificates coming out, Muslims are beginning to reconsider who they can truly trust in certifying their foods. It's simply not enough to place our reliance on just any halal certifier. This fact is only aggravated once we consider the sheer amount of halal certifiers currently operating in Australia. The shocking truth is, in the Australian local meat market, anyone can open a halal certification company. In fact, to prove just how easy it is, we've just set up our very own halal certification body with little to no effort. All it took was a few clicks, and now it's ready for issuing halal certification. Any business can apply for a halal certificate if they so wished. It's that easy. How can the community trust certification then? Locally here? Any halal certification. I mean, we're getting pork pies that are being certified as halal. Myself, I don't trust. If you talk about local market, I don't trust the certification, the local certifier here. الصعق يخدر إما بالماء المكهرب أو الآن بالغاز مثلا. والآن أهل الخبرة والكثير منهم يقول أن هذا الغاز يتسبب في موت الدجاج سواء ذبح أم لا، هو في الأخير ينتهي به الأمر إلى الموت. هذه إشكالية شرعية كبرى جدا، لأن هذه الدجاجة قبل أن تذبح، قبل أن يقطع المريء والحلقوم والودجان، هي في حكم الميتة. कम शब्दों में अधिक कहा जाए तो हलाल का निशान किसी प्रोडक्ट पर उसके हलाल होने का प्रमाण नहीं होता। इसमें भी सब धांधली हो रही है। हाँ जी हाँ, सर्टिफिकेशन के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, पर जिस ईमान को बचाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेने की बात है वो ईमान जरूरी नहीं है कि बच जाए। जी हाँ, आतंकियों की मदद अवश्य हो रही है इस काम से। समाज विशेष की मोनोपोली अवश्य बन रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हलाल को बैन करने की बात कर रही हैं, जो कि शायद सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन चॉइस है। लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए। हलाल की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी चला देती है। तो ये थी इस हफ्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ में हमें सहयोग ज़रूर कीजिए क्योंकि हम अगली 10 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स अनाउंस कर चुके हैं जिसके लिए फंड रेजिंग का एक कैंपेन चलाया जा रहा है मिलाप पर, और उसका जो लिंक है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। हेल्प अवश्य करें क्योंकि उसके बिना बड़ा प्रयास संभव नहीं हो सकता। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ।